नमस्कार दोस्तों, टीटीसी जोधपुर की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड 209 एमई 209 है, उससे आज हम नया टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। इस टॉपिक का नाम है लाइट वेव इंटरफेरेंस। ये आपकी एक वर्कशॉप की बहुत छोटी सी यूनिट है और इससे बहुत लिमिटेड पोर्शन आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है और इसी को आज हम पढ़ेंगे। तो हालांकि इसका जो बाइफर्केशन है वो सिर्फ 3 पार्ट्स में है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस को समझाइए, वही व्यतिकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण, कि इंटरफेरेंस का सिद्धांत क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है कि फ्लैटनेस चेक करनी हो किसी सतह की, भाई वो कितनी समतल है या वह रुक्ष है, तो उसके लिए किस तरीके से आप इस कंसेप्ट को यूज़ करोगे। और तीसरा है एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो इस कंसेप्ट पे काम करते हुए फ्लैटनेस को मेजर करता है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाए भाई लाइट वेव, लाइट क्या है, वेव क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, उसके बाद हम हमारे टॉपिक पे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेव, जिसको हिंदी में बोलते हैं तरंग। तो तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस है, जो एक माध्यम में गति करता है तथा कणों की गति के बिना ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। कैसे? ये देखिए, मान लीजिए ये एक वॉल है, एक दीवार है और इसके साथ ये आपने एक रस्सी जोड़ दी। ये एक किनारा फ्री है, ये वाला एंड, ठीक है। अब आपने करा क्या, यहाँ एक छोटी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट करी कुछ इस तरीके से। जैसे आपकी ये वॉल है, ये आपकी अब रोप है, ये एक डिस्टर्बेंस है, ठीक है। कुछ समय बाद अगर मैं इसको देखूंगा तो ये डिस्टर्बेंस इस डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। तो ये कुछ समय बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ये डिस्टर्बेंस कुछ वॉल के नज़दीक पहुंच जाएगी। तो इस स्टेट और इस स्टेट में मैं देख रहा हूँ, तो डिस्टर्बेंस टाइम मान लीजिए t1 सेकंड पे यहाँ थी और t2 सेकंड पे यहाँ पहुँच गई। तो हमने क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी जो डिस्टर्बेंस है वो क्या कर रही है, एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर ट्रैवल कर रही है, ठीक है, गति कर रही है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, ये एक ही माध्यम में हम बात कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, ठीक है। तो इसमें क्या है, कण यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ये रस्सी है, इस रस्सी का पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, मूव क्या कर रहा है, आपकी डिस्टर्बेंस। और ये क्या है, वेव। वेव एक एनर्जी ट्रांसफरिंग फिनोमेना है, यानी एक ऐसी घटना है जिसके अंदर ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, लेकिन किसके द्वारा? डिस्टर्बेंस के द्वारा, ना कि कणों के द्वारा। क्यों? आप देख लीजिए, ये रोप मान लीजिए यहाँ पे कण, ये कण था यहाँ, ये कण की स्थिति पहले ये थी। अब यहाँ पे ये इस तरह से डिस्टर्बेंस हुई, तो यहाँ के जो कण थे ये क्या हो गए, कुछ ऊपर की तरफ विस्थापित हो गए। अब जब ये डिस्टर्बेंस आगे निकल गई तब आप देखेंगे तो ये है स्थिति, वापस कण नीचे की तरफ आ गए, यानी अपनी इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था में आ गए। लेकिन यही डिस्टर्बेंस अब आगे के कणों में पहुंच गया और उसको विस्थापित कर दिया। तो यदि हम देखें तो कण गति नहीं कर रहे हैं, कण अपने स्थान पर ही हैं, लेकिन अपने स्थान पर क्या हो रहे हैं, विस्थापित जरूर हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि यूँ कहूँ कि मैं ये अपने स्थान पर क्या कर रहे हैं, दोलन कर रहे हैं, ऑस्किलेशन कर रहे हैं। तो वेव क्या है? वेव यानी तरंग एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है जो एक माध्यम में गति करेगा तथा इसमें कणों की गति नहीं होगी, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाएगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसको आप कभी भी करके देख लेना। भाई ये रोप आप एक तरफ से किसी को पकड़ा देना, एक तरफ से आप जब डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे लाइक दिस, आप रोप के इस सिरे पर कोई काला निशान लगा देना, कहीं पे भी जहाँ आपकी इच्छा हो, कहीं पे भी लगा दीजिए। तो जब आप देखोगे कि डिस्टर्बेंस की वजह से ये तो ऊंचा हुआ था, लेकिन ये था अपनी जगह पे, ऐसा नहीं कि काला निशान चल के इस डिस्टर्बेंस के साथ यहाँ पहुँच जाएगा या यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो समझ में आई चीज़ आपको? तो ये देखिए, ये इस तरीके से, ये देखिए, ये एक स्प्रिंग का एग्जांपल है। ये तो आपकी क्या है, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस यानी वेव। ये वेव की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से, यहाँ से भाई यहाँ क्रिएट हुआ होगा ये पहले किसी समय पर, धीरे धीरे ये चलते चलते आगे की तरफ पहुँच चुका है, ये आखिरी किनारे पर पहुँच जाएगा। और मीडियम, मीडियम यानी किसके द्वारा, जो ये पार्टिकल्स हैं इनकी बात कर रहा है। तो यहाँ जो क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस है या यहाँ जो मोशन है वो कैसा हो रहा है, दोलन। दोलन यानी ये अपने मूल साम्य अवस्था से दोलन कर रहा है, यानी विस्थापन कर रहा है ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है।
तो ये है आपका तरंग। पानी में पत्थर फेंकने पर बनने वाली तरंग ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। फिर अब आता है वेव का क्लासिफिकेशन। वेव कितने प्रकार की होती है, तो देखेंगे वेव को हमने अभी परिभाषित करा। वेव बेसिकली 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपके मैकेनिकल, एक होती है नॉन मैकेनिकल और एक होती है मैटर। ये अभी यहाँ पढ़ना उचित नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली क्वांटम से रिलेटेड है, क्वांटम फिजिक्स है उससे रिलेटेड होती है। क्वांटम फिजिक्स में क्या है कि ये मान के चलते हैं कि भाई जितना भी पदार्थ हैं सब एक वेव की तरह बिहेव करते हैं, तो वहाँ ये मैटर वेव काम में आती है। अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स पे, ठीक है। इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले है आपकी मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंगें वह तरंगें होती हैं जिन्हें सबसे पहली बात माध्यम की आवश्यकता होगी, यानी कि ये निर्वात में कभी भी नहीं चल सकती, कोई ना कोई माध्यम चाहिए होगा। माध्यम कुछ भी हो सकता है, मीडियम आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, लेकिन कोई ना कोई इनको आपकी मीडियम की आवश्यकता होगी। इनका संचरण माध्यम के कणों के दोलन के कारण संभव हो पाता है। जैसे जैसे अभी आपको बताया कि मान लीजिए ये पार्टिकल है, ठीक है, तो ये पार्टिकल तो अपनी जगह पर ऊपर या नीचे इस तरीके से दोलन करेगा, लेकिन जो डिस्टर्बेंस है वो इस डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। तो इसका संचरण क्या है? माध्यम के कणों के दोलन के कारण संभव होता है तथा माध्यम के प्रत्यास्थ गुणों पर यह निर्भर करती है। प्रत्यास्थ यानी उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ पर भी यह डिपेंड करती है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, पहला आपका ध्वनि तरंग और दूसरी है भूकंपी तरंगें। तो इन्हें क्या है? माध्यम की आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा भाई वैक्यूम के अंदर वेव, आपकी साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती क्योंकि ना कोई आपको उसमें मीडियम की आवश्यकता होती है। दूसरा है आपका नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल यानी अब इसके जस्ट अपोजिट होंगी। इसमें क्या था? आपको मीडियम चाहिए होता था, माध्यम की आवश्यकता होती थी। इसमें आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये वह तरंगें होंगी जो निर्वात यानी कि वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। इसका बहुत सुंदर एग्जांपल है हमारे पास लाइट वेव। सन है, ठीक है, ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है, ठीक। तो सन से जो रेस चलती हैं ये हमारे धरती तक पहुंचती हैं, प्रकाश तरंगें। तो ये चीज़ हमें भी पता है कि धरती और सूर्य के बीच में क्या है? ये स्पेस है जो यहाँ सारा क्या है? वैक्यूम। सारा क्या है? वैक्यूम। तो ये जो वेव्स हैं, ये लाइट वेव्स है ना, प्रकाश तरंगे, ये क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। इन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोला जाता है। जनरली इसी नाम से जाना जाएगा, नॉन मैकेनिकल नाम से नहीं जाना जाता है इसको। तो ये लाइट वेव्स को किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बहुत फेमस और कॉमन नेम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, यानी ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ बिना मीडियम के होंगी, मीडियम में भी हो जाएंगी, लेकिन ये बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए इनको ये क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। ये देखिए निर्वात में सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट ऑफ स्पीड, आपने पढ़ी होगी स्पीड की लाइट क्या होता है, ये इसका एक्चुअल मान है जिसको हम राउंड फिगर में 3 × 10⁸ यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो वैक्यूम के अंदर जब आपसे कोई पूछे तो कि आपके प्रकाश की गति कितनी होती है, वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यांत्रिक तरंगों की गति में माध्यम के घटक, माध्यम यानी जैसे रस्सी है तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो अब माध्यम हैं, अगर कोई स्प्रिंग है तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो माध्यम है। तो इस तरीके जो माध्यम के घटक है वो क्या करेंगे? हमेशा दोलन करेंगे। यदि माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, जैसे अभी अपन ने रस्सी का एग्जांपल लिया था, ये डिस्टर्बेंस थी, यहाँ से हमने इसको वॉल से बांधा हुआ था, तो डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन तो थी ये, लेकिन जो इसके कण थे, कण इस दिशा में गति कर रहे थे। तो इसका छोटा सा अगर डायग्राम बनाए तो अगर ये कण है, कण का विस्थापन है यानी ये दोलन है इस तरीके से, और डिस्टर्बेंस चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का कोण हम देख रहे हैं तो कितना दिख रहा है हमें? समकोण, यानी कि 90 डिग्री दिख रहा है। तो जब माध्यम के कण, जब माध्यम के घटक तरंग की गति की, यानी तरंग यानी ये गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, लंबवत दोलन यानी इस दिशा में करते हैं, तो ऐसी तरंग को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। ये देखिए इसका एग्जाम्पल है,
ठीक है। इसमें देखेंगे अगर आप, तो इसको हाथ से जब ये डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाएगा तो आप देखेंगे कि जो इनके पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स कहीं चल के आगे नहीं जाने वाला है, ऐसा कभी नहीं होगा। होगा क्या, ये अपने स्थान पर सिर्फ ऊपर या नीचे इस तरीके से ऑस्किलेशन करेगा, जिसे दोलन कहा जाता है। ठीक है, तो दोलन करेगा, लेकिन ये डिस्टरबेंस जो है, ये जो डिस्टरबेंस यानी विक्षोभ क्रिएट हुआ है, ये आगे की तरफ चलेगा। ठीक है, तो इन दोनों की जब हम डायरेक्शन देखेंगे, एक इस तल, एक इस दिशा में है और एक इस दिशा में, तो दोनों के मध्य बनने वाला कोण क्या है, 90, यानी एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो इस तरह की जो वेव्स होंगी उन्हें क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। ठीक है, यदि माध्यम के घटक, दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन है, यदि माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश, यानी जिस डायरेक्शन में आपका वेव चल रहा है, दोलन भी उसी दिशा में हो, ऐसा हो अगर, जिसके माध्यम के कण उसी दिशा में दोलन करें। ये देखिए, ये डिस्टरबेंस हो गया और ये कण इसी दिशा में दोलन करे, तो ऐसी गति, इसको क्या कहेंगे, ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। ये देखिए कैसे, मान लीजिए कि स्प्रिंग है, इसको हमने यहाँ क्या करा, इसके दीवार के सहारे लगा दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे इस तरीके से इसको पुश करा यानी धक्का दिया, तब आपने डिस्टरबेंस कहाँ क्रिएट करा, यानी विक्षोभ की दिशा क्या है, ये है। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आप इसको हल्का सा प्रेशर देके सिर्फ सपोर्ट रखिए, तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, इस दिशा में जाने के बाद इसके कण वापस इस दिशा में जाएंगे, फिर इस दिशा में जाएंगे, फिर इस दिशा में जाएंगे। तो इस तरीके से क्या करते रहेंगे, इसके कण इसी दिशा यानी इस विक्षोभ की दिशा में ही दोलन करते रहेंगे, यानी इस तरफ से स्प्रिंग इस तरह से मोशन करती दिखाई देगी आपको। तो ये एक दिशा इस विक्षोभ की दिशा के कि इसकी दिशा में ही है ना, यानी इसके समांतर है। तो इस तरह की जो आपकी वेव्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक्स था कि भाई वेव क्या है, थोड़ा हमें समझ में आ गया। अब हमारा सिलेबस का टॉपिक जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस, यानी व्यतिकरण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे इंटरफेरेंस, दोस्तों इसको सही कर लीजिएगा, वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे अभी ये इंटरफेरेंस नहीं है, ये सुपर पोजिशन है, सुपर पोजिशन या सुपर इम्पोज है ना। जब दो तरंगे एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती हैं तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत है, ये व्यतिकरण का सिद्धांत इसी के अंदर समझा दिया जाएगा। तो यहाँ लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, इंटरफेरेंस नहीं है, इसको काट के आप सुपर इम्पोज कर लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन या सिंपल इम्पोज। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसको काट दीजिए आप, इसको नहीं पढ़ना है आपको इस वर्ड को। जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी कण पर साथ पहुंचती हैं तो उस कण का जो परिणामी विस्थापन होगा वो तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होगा। मान लेते हैं कोई भी एक वेव ये निकली है ना, और ये कोई मीडियम में है, और दूसरी वेव आ रही है, ये भी किसी एक मीडियम से इस तरीके से आ रही है, तो ये किसी कण पर एक साथ पहुंचेंगी, तो इस कण पर जो वेव बनेगी यानी जो तरंग निकलेगी इससे, उसका परिणामी विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या है कि जनरली हम अगर जब हम वेव की बात करते हैं तो मैं इस तरीके से इसको पढ़ता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, तो ये वेव है अगर, तो हमें ये पता है कि इसके एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक की जो दूरी है उसको तो हम क्या बोलते हैं, लैम्डा, यानी तरंग दैर्ध्य। और ये इसकी रेफरेंस लाइन से इसकी जो हाइट है इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, जिसकी विस्थापन की बात कर रहा है कि विस्थापन का परिणामी मान क्या होगा। तो ये इसका अधिकतम विस्थापन है जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको आयाम। आयाम क्या है यहाँ पे, है ना। तो उस स्थान पर इसका परिणामी विस्थापन कैसे निकाला जाएगा कि दोनों का विस्थापन, यानी जो पहली वेव है उसका विस्थापन मान लीजिए y1 है और दूसरे का y2 है, तो किसी भी समय पर अगर आपको जो रिजल्टेंट वेव बनने वाली है दोनों के, है ना, तो उसका अगर आपको रिजल्टेंट आपको निकालना हो कि भाई यहाँ पे कितना विस्थापन होगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको दोनों के विस्थापनों का सदिश योग करना है। सदिश का मतलब अगर वो प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, ये सदिश आपको बताएगा। ठीक है, तो जब दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपित क्षेत्र में उनका परिणामी आयाम यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों तरंगों के आयामों से भिन्न होगा, ये आप याद रख लीजिएगा।
ठीक है। अतः अध्यारोपित क्षेत्र में आयाम यह परिवर्तन व्यतिकरण कहलाता है। समझ में आ गया। अब आपको इंटरफेरेंस भी क्लियर हो गया और अध्यारोपण भी समझ में आ गया। अध्यारोपण का मतलब क्या है कि जब दो तरंगें कहीं एक कण में, एक माध्यम पे एक कण पर आके मिलती हैं तो इनका जो बनने वाली तरंग है इसका परिणामी विस्थापन क्या होने वाला है, एक तो ये हो गया। और जब दो तरंगें अध्यारोपित होंगी तो अध्यारोपित क्षेत्र में उनका परिणामी आयाम बदलेगा। तो आयाम जो बदल रहा है यानी इसका जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो इसके और इसके है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक वेव ये है, ठीक है। अगर इसका एम्पलीट्यूड लें तो मैंने मान लिया इसका एम्पलीट्यूड है कोई A1। दूसरी वेव है, इसका एम्पलीट्यूड है A2। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो A3 जो होगा वो ना तो A1 के इक्वल होगा और ना ही A2 के इक्वल होगा, इन दोनों से कुछ भिन्न होगा, ठीक है। तो ये जो अध्यारोपित क्षेत्र में आयाम परिवर्तन की जो घटना हो रही है ना, इसे ही व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस कहा जाता है, ठीक है। या एक परिभाषा और है हमारे सामने, जब समान आवर्ती की दो तरंगें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका, समान आवर्ती कर लीजिए आप या कांस्टेंट लैम्डा तरंग दे रही है वेवलेंथ, कांस्टेंट लैम्डा की दो तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के कारण किसी बिंदु पर, जहाँ पे वो अध्यारोपित होंगी जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम व किसी अन्य बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। समझ में आ रही है। तो ये डेफिनेशंस हैं, आपको दोनों से जो आसान लगे वो आप याद कीजिएगा, लेकिन समझाना इसी तरीके से आपको। तो व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला है आपका संपोषी यानी कि कंस्ट्रक्टिव और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि कुछ जुड़ना और डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कुछ लॉसेज होना। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं संपोषी व्यतिकरण। जब परिणामी आयाम यानी जब दो तरंगे आपस में इंटरफेरेंस होंगी, दो वेव इंटरफेरेंस होके आएंगी तो उन दोनों का तरंगों के आयामों का योग होगा। यानी जो परिणामी बनेगा ना, जब कंस्ट्रक्टिव हो जब भी होगा तो जो परिणामी आयाम होगा रिजल्टेंट वेव का, वो क्या होगा, दोनों के आयामों का यानी दोनों के एम्पलीट्यूड का योग होगा। इसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अभी डायग्राम में आपको सब क्लियर हो जाएगा। और जो डिस्ट्रक्टिव है, जब परिणामी आयाम क्या होगा, दोनों तरंगों के आयामों का अंतर होगा, उसे क्या कहेंगे, विनाशी यानी कि डिस्ट्रक्टिव। ये देखिए, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए यह है वेव नंबर 1, ठीक है। ये आपकी वेव नंबर 1 चल रही है लाइक दिस, और दूसरी है आपकी वेव नंबर 2, ठीक है। ये आपकी है वेव नंबर 2। तो हम देख रहे हैं दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है। और दोनों के लैम्डा भी देखेंगे तो समान है। ये देखिए, इसका लैम्डा और इसका लैम्डा देख पा रहे होंगे आप, ये दोनों के लिए लैम्डा का मान समान है, यानी समान आवर्ती की तरंगें होंगी, एक ही दिशा, इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी एक है, ठीक है। और लैम्डा भी देखिए स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का एक है और दोनों एक ही फेज़ में हैं। फेज़ का मतलब इनका जो कोण है, दोनों का जो कोण का अंतर है वो नील है, यानी दोनों का जो कोण है वो से समान है। दोनों एक ही फेज़ में हैं, दोनों समानावर्ती के हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी एक है। तो इस तरह का अगर किसी बिंदु पर हम निकालें कि हाँ अगर इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो कैसे हो रहा होगा, तो आपको क्या करना, मान लीजिए ये परिणामी, ऊपर ये डॉटेड दिखाई हुई है ना, ये क्या है आपकी परिणामी। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ये वाला, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ये क्या एम्पलीट्यूड होगा, इस 1 का यानी A1 के अंदर आपको क्या जोड़ना है, ये A2। तो A1 प्लस A2, तो दोनों का जो रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2। इस तरह का जब इंटरफेरेंस उत्पन्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आई आपको चीज़। अब दूसरा हमारा है डिस्ट्रक्टिव। अब डिस्ट्रक्टिव की शर्त क्या है, डिस्ट्रक्टिव की शर्त ये है कि जैसे ये दोनों एक ही दिशा में थी और दोनों का जो फेज़ था वो इक्वल था, ठीक है, दोनों सेम फेज़ में थी, ये देखिए। लेकिन इसमें क्या है, फेज़ 180 डिग्री का डिफरेंस है, यानी एक वेव दूसरे वेव से
180 डिग्री आउट ऑफ ऑर्डर चलती है। कितना है थीटा? 180 डिग्री। ये फेज है, उनका फेज डिफरेंस है। तो इस स्थिति में क्या होगा आपका? डिस्ट्रक्टिव। क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? देख लीजिए, ये मान लीजिए आपकी वेव है पहली, ये, ठीक है, लाइक दिस, और दूसरी है आपकी ये। तो दोनों के जो कितने आउट ऑफ ऑर्डर से चल रही है ये? 180 डिग्री। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? सिंपल, ए ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू डिस्ट्रक्टिव है तो दोनों का एम्पलीट्यूड का अंतर, यानी इस A1 में से A2 को घटा दीजिए। सदिश योग करना है ना आपको, तो सदिश योग करना है तो नीचे वाली नेगेटिव होगी और ये ऊपर पॉजिटिव होगी। इक्वेशन में प्लस था लेकिन सदिश योग के कारण यहाँ ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। तो इनके परिणाम जब आप घटाएंगे, A1 में से A2 घटाएंगे तो आपको ये रिजल्टेंट वेव मिल जाएगी। ये देखिए, तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस जब आपसे पूछा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस के अंदर आपको ये सारी चीज़ें समझानी है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है और उसको किस तरीके से देखना है, ठीक है। अब ये देखिए, इसकी जो अपन ने डायग्राम पढ़ा उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं कि पहली स्थिति जब कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं तो दोनों तरंगों 1 व 2 का क्या है? वेवलेंथ यानी कि लैम्डा समान है, लेकिन दोनों का आयाम क्या है? अलग अलग है। ये भी अभी अपन ने देखा था, अगर आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर, ये देखिए A1 का एम्पलीट्यूड है ना, A1 का जो एम्पलीट्यूड है आपके, ये देखिए ये A1 का एम्पलीट्यूड है और ये A2 का एम्पलीट्यूड है। ध्यान से देखेंगे तो आप दोनों का एम्पलीट्यूड के अंदर आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो दोनों का आयाम अलग अलग है तब परिणामी आयाम दोनों के योग के बराबर होगा तथा अधिकतम प्रकाश की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि दोनों फेज में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी फेज में होंगे या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की स्थिति है तब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी ब्राइट स्पॉट, अधिकतम प्रकाश की स्थिति उत्पन्न होगी। दूसरी स्थिति जब दोनों तरंगे क्या 1 व 2 के मध्य 180 डिग्री यानी वेवलेंथ का आधा का फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस यानी उनके अंदर कोण का कितना डिफरेंस है? 180 डिग्री। तो जितना वेवलेंथ है उसका आधा, ये आप याद रखिए। तो दोनों का आयाम तथा दोनों का आयाम भी क्या है? अलग अलग है। तब जो परिणामी आयाम है यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो दोनों के आपके अंतर के बराबर होगा। इसको आप करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे क्या है? अंतर। इसको प्लीज़ आप करेक्ट कीजिए, जो जो चेंजेस हैं मैं बता रहा हूँ ताकि गलत ना पड़े आप। अंतर के बराबर होगा तथा न्यूनतम प्रकाश की स्थिति उत्पन्न होगी। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि दोनों के आयाम समान हो जाए, मान लीजिए A1 का मान और A2 का मान बराबर हो जाए, तो परिणामी तो हम कैसे निकालने वाले हैं? परिणामी बराबर A1 माइनस A2। यदि दोनों बराबर होंगे तो परिणामी आयाम क्या आ जाएगा? 0। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाएगी तो वहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस यानी बिल्कुल अंधेरे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों केस आपको बता दिए हैं भाई। जब कंस्ट्रक्टिव होगा तो ये है कंस्ट्रक्टिव, दोनों का आयाम अलग अलग होंगे, लेकिन जो परिणामी होगा वो कैसे निकाला जाएगा? A1 प्लस A2 करके। लेकिन इसमें क्या करना है? अंतर करना है, क्योंकि फेज डिफरेंस है कितना? 180 डिग्री का। तो इस फेज डिफरेंस के कारण इनको क्या करता जाता है? माइनस किया जाता है, ठीक है। अब आगे है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। शर्तें क्या हैं व्यतिकरण की कि भाई व्यतिकरण वहाँ स्थायी व्यतिकरण उत्पन्न हो, उसकी कुछ शर्तें भी हैं। ये शर्तें होंगी तभी आपको व्यतिकरण वहाँ स्थायी रूप से दिखेगा। तो क्या है कि व्यतिकारी तरंगें यानी जो इंटरफेरेंस वेव्स हैं उनके मध्य प्रारंभिक कलांतर सदैव नियत रहना चाहिए। यानी जो फेज डिफरेंस है, कलांतर यानी फेज डिफरेंस जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहना चाहिए, अर्थात दोनों प्रकाश तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए यानी कोहेरेंस होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा तभी संभव है जब दोनों तरंगे एक ही लाइट सोर्स के एक ही बिंदु से एक ही समय पर निकलें, यानी एक ही सोर्स से निकलनी चाहिए। एक सोर्स है, एक ही समय पर ये निकलेंगी दो अलग अलग वेव्स, तभी ये संभव है कि इनका जो प्रारंभिक कलांतर है सदैव नियत रहेगा, क्योंकि सोर्स दोनों का एक ही है ना। जब सोर्स दोनों का एक है तो इनिशियली यानी जब स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पे फेज डिफरेंस आने की कोई संभावना नहीं है। अगर ये दो अलग अलग सोर्स होते तो इसका कुछ और फेज होता, इसका कुछ और फेज होता, कुछ समय बाद अगर ये चेंज कर लेता तो इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है इनिशियल वो चेंज हो सकता था। लेकिन जब सोर्स एक ही है स्टार्टिंग में तो इनिशियली इसका फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। व्यतिकारी तरंगों की आवृत्तियाँ व तरंग दैर्ध्य समान होने चाहिए, ये तो हम बात कर ही चुके हैं भाई इंटरफेरेंस के लिए जो शर्तें हैं।
समान न होने पर कलांतर नियत नहीं रहेगा, अतः व्यतिकरण स्थायी नहीं रहेगा। प्रकाश हमेशा एक वर्णी होना चाहिए, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो वेव है उसका लैम्डा क्या रहना चाहिए, सदैव कांस्टेंट। ऐसी वेव नहीं होनी चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल ये वेव है आपकी, ठीक है, ये चली, फिर थोड़ी आगे बढ़ गया, फिर थोड़ा आगे बढ़ गया, तो अब यहाँ देखेंगे तो लैम्डा का मान कुछ और आ रहा है, और यहाँ देखेंगे तो लैम्डा का मान कुछ और आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लैम्डा का मान क्या रहना चाहिए, आपका समान रहना चाहिए।